कैसे हो आप सब लोग। स्वागत आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। और आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज के 38th डे की शुरुआत। क्या है मिरेकल सीरीज? अगर कोई फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है मेरे से तो जानना चाहेगा। मिरेकल सीरीज में हम लोग क्लास 12th की जो आपकी फिजिक्स है उसका एंटायर सिलेबस खत्म कर रहे हैं 60 दिनों के अंदर, मतलब 60 क्लासेस के अंदर। तो पिछली 37 वीडियोस के अंदर हमने आपकी सेकंड बुक पूरी निपटा ली है। फर्स्ट बुक के 4 चैप्टर हमने खत्म कर लिए हैं और आज 5वें चैप्टर का समापन समारोह बना रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? तो आज हम बेसिकली अलग अलग तरीके के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों मैटर के अंदर डायामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है, और अलग अलग प्रकार के जो ये मैग्नेटिज्म हैं, अलग अलग प्रकार के ये जो मटीरियल्स हैं वो किस तरीके से अलग अलग तरीके से बिहेव करते हुए हमें नजर आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल फिनोमिना के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। बहुत ही ज्यादा मजेदार यूसेज हैं इसके। तो आज का जो वीडियो है वो खास होने वाला है, छोटा होगा बट बहुत सारी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन होगी। साथ ही साथ में न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे इतने ज्यादा इस वीडियो के ऊपर, बट आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज के वीडियो के ऊपर और हर बार पूछे जाते हैं, राइट। हमारी सीरीज का टारगेट क्या है? तो हम कोई एग्जाम स्पेसिफिक वे के अंदर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा और भी गहराई पर जाकर एक जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना बच्चों की फिजिक्स को लेके, उसको दूर कर रहे हैं, एंड दैट इज फियर ऑफ फिजिक्स। मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स से डरते हैं और यही डर जो है वो उनको फिजिक्स से दूर रखता है। तो मेरा काम है मिरेकल सीरीज के अंदर आपके फिजिक्स के डर को खत्म करना। तो अगर आप मिरेकल सीरीज को शुरू से आखिरी तक फॉलो करोगे ना तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि क्यों इसका नाम मैंने मिरेकल सीरीज रखा है। आपका एक बार वो डर खत्म हो गया ना तो फिर मैं गारंटी देता हूं आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले वो बोर्ड्स हो या नीट हो या जेईई मेंस का एग्जाम हो, आप फोड़ के रख दोगे उस एग्जाम को। आपका वो डर खत्म हो जाना चाहिए। तो मिरेकल सीरीज को फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूं वो डर भी खत्म होगा और आप एग्जाम्स के अंदर भी काफी अच्छा स्कोर करोगे। और जुड़े रहो इस चैनल से, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम केवल और केवल शुरुआत कर रहे हैं। अभी तो पता नहीं क्या क्या आने वाला है इस चैनल के ऊपर, राइट। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिज्म इन मटेरियल। ठीक है, मटेरियल के अंदर किस किस प्रकार का मैग्नेटिज्म पाया जा सकता है। तो सबसे पहला फैक्ट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स बिहेव इन डिफरेंट वेज व्हेन दे आर मैग्नेटाइज्ड और एक्सपोज्ड टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। भाई जब तक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना तब तक तो हमें सब कुछ समान दिखाई देगा, बट जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, एक्सपोज करोगे उस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो आपको अलग अलग प्रकार का बिहेवियर नजर आएगा अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स के अंदर। तो हमें क्लासिफाई करना होगा मटेरियल्स को, राइट, उनके बिहेवियर के आधार पर। सो दिस इज द रीजन मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो बहुत सारी कैटेगरीज बनाई है हमने, जैसे डायामैग्नेटिक मटेरियल हमने देखे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल देखे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखे, फेरी मैग्नेटिक देखे, एंटी फेरोमैग्नेटिक देखे, स्पिन ग्लासेस देखे, और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले, हम केवल और केवल शुरुआत के 3 जो प्री डोमिनेटिंग कैटेगरीज हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर, कि डायामैग्नेटिज्म क्यों होता है, पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है, फेरोमैग्नेटिज्म क्यों होता है और इनमें आपस में डिफरेंस क्या होता है। तैयार हो आप? ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो हमें इनकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो के अंदर डिफाइन करी थी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। उसके आधार पे हमें पहला डिफरेंस दिखाई दे जाएगा, हम उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता पड़ जाएगा कि कितनी वैल्यू होने पर मटेरियल जो है वो किस टाइप का होगा। तो सबसे पहले अगर अपन डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए हमेशा नेगेटिव होती है। उसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी और हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ जाए, समझ जाना आपका मटेरियल कैसा है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है। वहीं अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव तो होगी, 0 से तो बड़ी होगी, बट कोई खास ज्यादा बड़ी नहीं होगी। ये जो एप्सिलॉन मैंने लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है अ वेरी स्मॉल नंबर। तो बहुत स्मॉलर वैल्यू के द्वारा 0 से ज्यादा की तरफ, मतलब पॉजिटिव साइड पर आपको इसकी वैल्यू दिखाई देगी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। एंड अगर अपन बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है ना, उनका हर गुण जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल से मैच करता है।
बट वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल से काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी वाला होता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, वो भी पॉजिटिव होती है, बट उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है इन कंपैरिजन विद 1। तो 1 से तो बड़ी होगी 100%, बट 1 से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि जो x होता है और जो म्यू आर होता है वो आपस में रिलेटेड है, ठीक है। तो हम म्यू आर के बेसिस पे भी बोल सकते हैं। तो अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए x जो है वो नेगेटिव है, -1 से 0 के बीच में, तो म्यू आर जो होगा वो पक्का 0 से 1 के बीच में होगा, पक्का 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो म्यू आर होगा वो पक्का 1 से तो बड़ा होगा, बट बहुत खास बड़ा नहीं होगा। और अगर अपन फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल्स के बारे में बात करें तो म्यू आर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। तो डायरेक्ट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू को देख के या फिर म्यू आर की वैल्यू को देख के आप पता लगा सकते हो कि आपका मटेरियल किस प्रकार का मटेरियल है। ये सबसे पहला डिफरेंस जो है वो हमें समझ में आ गया। इसमें जो इसकी परमिएबिलिटी है वैक्यूम की परमिएबिलिटी से कम होती है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो परमिएबिलिटी है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में, वैक्यूम के केस में परमिएबिलिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हमने देखा था कि परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द मटेरियल। तो हमने देखा कि यार फील्ड लाइंस वैक्यूम के अंदर मान लो पास हो रही है, तो अगर सामने डायामैग्नेटिक मटेरियल आ जाएगा ना, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी कम है, यानी कि वैक्यूम के कंपैरिजन में कम फील्ड लाइंस जो है वो उसके अंदर से पास होगी। तो एक तरीके से डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से डाइवर्ज होते हुए नजर आएगी, रिपेल होते हुए नजर आएगी। वहीं पैरामैग्नेटिक मटेरियल में या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में वो आपस में एक दूसरे के पास पास जाते हुए नजर आएगी, कन्वर्ज होते हुए नजर आएगी, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हुए नजर आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बेसिस पे भी आप आसानी से क्लासिफाई कर सकते हो कि आपका जो मटेरियल है वो किस कैटेगरी का मटेरियल होना चाहिए। तो कुछ ये जो टेबल मैंने बनाई है उसके अंदर कुछ मटेरियल्स हैं, उनकी मैंने प्रैक्टिकल जो वैल्यूज हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वो आपको दिखा रखी है। तो आप देख सकते हो कि बिस्मथ, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, लेड, मर्करी, नाइट्रोजन, सिल्वर, सिलिकॉन, ये जितने भी मटेरियल्स हैं इन सब की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है। देख रहे हो, नेगेटिव है तो समझ गए ये सारे के सारे डायामैग्नेटिक मटेरियल है। वहीं पे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, लिथियम, मैग्नीशियम, नोबिडियम, ठीक है, नियोबियम, ठीक है ना, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, टंगस्टन, इन सब के लिए आप देखोगे तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव है, बट उसका ऑर्डर देखो 10⁻⁵, मतलब बहुत छोटा नंबर है तो पॉजिटिव नंबर, बट बहुत छोटा नंबर है। तो आप पता लगा सकते हो कि यार मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है बट बहुत छोटी है, बहुत छोटा नंबर है। इसका मतलब मटेरियल कैसा होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो ये पहला डिफरेंस है, मोटे मोटे तौर पर हमें डिफरेंस समझ में आ गया। एक क्वांटिटी के बेसिस पे हमें डिफरेंस समझ में आ गया कि उस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होने पर मटेरियल किस टाइप का होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा अंदर घुसेंगे, अब अपने हाथ खाली करेंगे अपन, ठीक है ना। तो अब अपन एक एक को उठाते हैं। तो सबसे पहले अपन डायामैग्नेटिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। अपन समझते हैं कि यार मटेरियल के अंदर डायामैग्नेटिज्म जो है आखिर में आता कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है, क्यों होता है डायामैग्नेटिक कोई मटेरियल, राइट। तो हमें ये तो पता ही है कि अगर मटेरियल को अपन तोड़ते चले जाएं, तोड़ते चले जाएं, तोड़ते चले जाएं, बिल्कुल एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पर चले जाएं, तो हर एटम के अंदर जो हर इलेक्ट्रॉन है इट इज स्पिनिंग एज वेल एज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ये दोनों बराबर होते हैं, तो इनमें से किसी भी एक की बात कर लो आप, ठीक है ना। तो हर इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर कि किस तरीके से एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एक छोटे बार मैग्नेट की तरह, एक छोटे डायपोल की तरह, एक छोटे मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। उसका इवन हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी फाइंड आउट किया हुआ है पहले वाले चैप्टर्स के अंदर। तो आपने देखे होंगे तो आपको मजा ही आ रहा होगा, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंट किधर होगा, किसी का किधर होगा, किसी का किधर होगा, किसी का किधर होगा। तो आप ओवरऑल एटम के लिए जब नेट डायपोल मोमेंट निकालोगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ मटेरियल्स के अंदर एक एटम का नेट डायपोल मोमेंट कितना निकल के आ जाए, 0 निकल के आ जाए। तो वो सब्सटेंस इन विच एन इंडिविजुअल एटम हैज 0 नेट मैग्नेटिक मोमेंट आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक। भाई साहब उनके हर एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है।
अब इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि इसका मतलब यार उनसे कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, ये तो हमें समझ में आ गया। बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे जाने पर उनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है। कैसे कि व्हेन डायामैग्नेटिक मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो क्या होगा, एन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है या मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। और एक इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ, है ना। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर ही पढ़ने वाले हैं अपन इसके बारे में। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये इंड्यूस्ड करंट होता है ना, वो हमेशा अपने रीजन को अपोज करता है। जिस कारण से ये पैदा हो रहा है उस कारण को ये अपोज करता है, अपनी ही थाली के अंदर छेद करता है। तो इंड्यूस्ड करंट जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो पक्का जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने उनको रखा है, उस मटेरियल को रखा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। तो ये चीज भी हमें पता पड़ गई। सो दिस इंडक्शन इज सच दैट इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्लो डाउन। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में थे ना, वो स्लो डाउन हो जाते हैं, उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कम हो जाता है। एंड इन अपोजिट डायरेक्शन दे स्पीड अप, और जो अपोजिट डायरेक्शन में थे वो और स्पीड अप हो जाता है, उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो एन ऑरल एटम एक्वायर ए नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन एज बी एक्सटर्नल। इसका मतलब जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो डायपोल मोमेंट है वो तो और स्ट्रांग हो रहे हैं, और उसकी डायरेक्शन में जो डायपोल मोमेंट थे वो और कमजोर हो रहे हैं। पहले दोनों बराबर बराबर थे, बैलेंस हो रहा था मामला, नेट जीरो था। अब अपोजिट वाले स्ट्रांग हो गए, सेम डायरेक्शन वाले कमजोर हो गए, तो ओवरऑल जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। इस वजह से डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को जब तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। दे आर वेरी वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज हमें समझ में आ गई। तो अब इस फैक्ट के आधार पर अपन बहुत सारी प्रॉपर्टीज इमेजिन कर सकते हैं इन डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। सबसे पहले तो हमने देख ली कि दे विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन टुवर्ड्स वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन्स। जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहां से वो भागते हुए नजर आएंगे कमजोर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, है ना। दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट। तो ये जो पहली वाली बात है इसको आप आसान शब्दों में ऐसे भी कह सकते हो कि वो मैग्नेट से रिपेल होते हुए नजर आएंगे। भाई मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है और दूर मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, तो वो हमेशा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से कम की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, मतलब मैग्नेट से आपको रिपेल होते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। फील्ड लाइंस आर एक्सपेल्ड एंड फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज रिड्यूस्ड। मैंने बताया था वैक्यूम के कंपैरिजन में इन मटेरियल्स के अंदर फील्ड लाइंस जो होती है वो एक्सपेल हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, एक दूसरे से दूर दूर चले जाती है। यानी कि इनके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू वैक्यूम के कंपैरिजन में हमेशा कम होती है, घट जाती है, ठीक है ना। डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ईच सब्सटेंस, भले वो पैरामैग्नेटिक हो या फेरोमैग्नेटिक हो, बट पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनमें ये लेस सिग्निफिकेंट होता है। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो हर मटेरियल के अंदर ही है, यानी कि ये जो आपने इंडक्शन वाला इफेक्ट बताया है ये तो हर मटेरियल के अंदर होना चाहिए, यानी कि हर मटेरियल के अंदर डायामैग्नेटिज्म तो होना ही होना चाहिए। और ये सच भी है, हर मटेरियल के अंदर डायामैग्नेटिज्म पाया जाता है। बट जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आते हैं उनमें ये इतना कमजोर होता है कि अपन इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में ध्यान रखना सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं ना, दे आर परफेक्टली डायामैग्नेटिक, है ना। दे एग्जिबिट परफेक्ट कंडक्टिविटी। ये तो हमें पहले ही पता था कि उनका रेजिस्टेंस जीरो होता है, उनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो काफी 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 ज्यादा हाई होती है। बट हमें आज ये और पता चल गया कि परफेक्टली डायामैग्नेटिक भी होते हैं। परफेक्टली डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनके अंदर से पास ही नहीं हो पाती,
इसका मतलब इनके लिए म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है, 0, या इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो एक्सट्रीमली नेगेटिव मतलब -1 होती है। इसको अपन बोलते हैं मेजनर इफेक्ट। सुपर कंडक्टर्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गायब हो जाना, नेट मैग्नेटिक फील्ड का 0 हो जाना, दिस इज कॉल्ड मेजनर इफेक्ट, राइट। तो ध्यान रखना, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, -1 से 0 इसकी वैल्यू होती है। -1 किसके लिए होती है, सुपर कंडक्टर्स के लिए, याद रख लेना, राइट। म्यू आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है और म्यू जो होता है वो लेस देन म्यू नॉट होता है। ये तो अपन उस टेबल के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है। हमें समझ में आ गया कि ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है I/H। I का मतलब है अंदर किस तरीके का मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ है, H का मतलब है बाहर से आपने किस तरीके का मैग्नेटाइजेशन अप्लाई किया था। तो मैंने बताया था कि अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो बाहर के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ऑब्वियसली ये रेशियो जो होगा वो कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा। यही तो अपन कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बेसिस पे तो आप म्यू आर और म्यू की वैल्यू पता लगा ही सकते हो। दूसरे तरीके के हमारे जो मटेरियल है, दीज आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखते हैं क्यों होता है ऐसा। तो देखो, ईच इंडिविजुअल एटम हैज नॉन जीरो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है, डायमैग्नेटिक मटेरियल में हर एटम का नेट डायपोल मोमेंट 0 था। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हर एटम का नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, यानी कि हर एटम एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बट स्टिल इनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एटम है, सब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ओवरऑल आप अगर कोई भी फाइनाइट वॉल्यूम उठाओगे तो उसका नेट जो डायपोल मोमेंट है वो आपको 0 ही मिलेगा। असली चमत्कार कब होगा, जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ठीक है ना। So however, due to random distribution because of thermal motion, है ना, substance overall has no net magnetization। अपने आप का उनका खुद का कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होता। बट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, स्पेशली एट लोअर टेम्परेचर, भाई आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो वो जो रैंडम मोशन है उसको आपने एक तरीके से रिड्यूस कर दिया। अब आपके जो एटम्स है वो अलाइन होने के लिए तैयार है, वरना तो थर्मल एनर्जी उनको अलाइन होने नहीं देती, ठीक है ना। तो आप उनको अगर लोअर टेम्परेचर पर ले जाकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज करवाओगे तो आप देखोगे कि एटॉमिक डायपोल्स जो हैं दे कैन बी मेड टू अलाइन एंड पॉइंट इन सेम डायरेक्शन एज बी एक्सटर्नल। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से एक मैग्नेटिक डायपोल जो है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर उसके ऊपर एक टॉर्क वर्क करता है जो कि उसको घुमाते 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 अलाइन कर देता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे सारे के सारे एटॉमिक डायपोल्स, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई और उसने इन सबको अलाइन कर दिया, ये सारे के सारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गए अलाइन। तो दैट्स वाई फील्ड इनसाइड द मटेरियल्स इज इनहेंस्ड स्लाइटली। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ हल्की फुल्की मात्रा के अंदर इन मटेरियल्स के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हुई वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई बाहर से जो आपने अप्लाई करी उसके कंपैरिजन में। भाई जो बाहर से अप्लाई करी थी वो तो है ही है, साथ ही साथ में आपके खूब सारे एटॉमिक डायपोल्स जो है वो अलाइन भी हो गए, तो उनकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या हो जाती है, एनहेंस हो जाती है। तो अब हमें पता पड़ गया कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए। दे विल मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट उल्टा बिहेवियर होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल का, वो स्ट्रॉन्ग से वीक के अंदर जाते थे, ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएंगे, यानी कि ये अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट के द्वारा, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स इनके ऊपर लगता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। फील्ड लाइंस आर कंसंट्रेटेड इनसाइड द मटेरियल, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, यानी कि फील्ड जो है इट इज एनहेंस्ड स्लाइटली, थोड़ी सी अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है बाहर के कंपैरिजन में। इनके लिए ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है बट इट इज वेरी मच स्मॉल। म्यू आर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, बाय वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, 1 से बड़ा होता है बट 1.0001 इस तरीके की इसकी वैल्यू होती है। म्यू इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो ये तो तीनों हम ऑलरेडी उस टेबल के अंदर देख भी चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। सो दे आर दोज मटेरियल्स विच स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बोलोगे सर इनमें और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में डिफरेंस क्या है? तो एक बहुत खास डिफरेंस है, वो है इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है।
सो इंडिविजुअल एटम्स जो हैं, हर एटम के पास में अपना डायपोल मोमेंट होता है, बट इसमें एक और खास चीज होती है, हैविंग नॉन जीरो डायपोल मोमेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, आपस में घुसड़ फुसड़ करना चालू कर देते हैं, एक दूसरे के अंदर कानाफूसी करना चालू कर देते हैं, एंड स्पॉन्टेनियसली अलाइन देमसेल्फ इन अ कॉमन डायरेक्शन, और बहुत सारे एटम्स मिलके आपस में कानाफूसी करके आपस में जुगाड़ लगा के एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाते हैं ओवर अ माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम कॉल्ड डोमेन। तो उनका जो ये ग्रुप है कि बहुत सारे एटॉमिक डायपोल्स मिलके एक ही डायरेक्शन के अंदर झांकने लगे, बहुत छोटे से वॉल्यूम के अंदर होता है ऐसा, ठीक है ना। तो उस छोटे से वॉल्यूम का क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डोमेन। ये जो टिपिकल डोमेन होता है ना, इसकी साइज बहुत छोटी होती है, स्टिल बहुत छोटी होती है, 1 मिलीमीटर साइज या उससे भी छोटे होते हैं डोमेन्स, ठीक है ना। बट हर डोमेन के अंदर लगभग 10 की पावर 11 एटम्स होते हैं। एटम्स बहुत ज्यादा है, बट एटम इतना छोटा यूनिट है कि स्टिल डोमेन की साइज जो है वो काफी छोटी है। स्टिल आपके किसी फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे डोमेन्स होंगे, स्टिल हर डोमेन जो है वो अलग अलग रैंडम डायरेक्शन के अंदर होगा, स्टिल उन सबका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो ये हालत होती है जब आप उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखते हो। जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो आप देखते हो कि यार ये जो डोमेन्स हैं, ये धीरे 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 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना चालू कर देते हैं। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि वो डोमेन्स जो कि ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, उनकी साइज बढ़ने लगती है, और ये जो इफेक्ट होता है ना, एक्सपोनेंशियल होता है। फिर वो अपने आसपास के डोमेन्स को तो तुरंत खींच लेता है अपनी टीम के अंदर, राइट। और धीरे धीरे आप देखते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन जो है इन मटेरियल्स के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। सो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, domains having same direction grows bigger and bigger in size, hence magnetic field inside the materials strongly enhanced, बहुत ज्यादा strongly enhance हो जाती है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के, जैसे एल्निको हो गया, ये एक मिक्स्ड एलॉय है एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट का। लूटस्टोन के बारे में मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया था, गैडोलिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन, सॉफ्ट आयरन। मैंने इनको एक फिक्स ऑर्डर के अंदर रखा है। ये जो ऊपर वाले मटेरियल्स है ना, दे आर कॉल्ड हार्ड फेरोमैग्नेटिक। हार्ड फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या है कि आपने जो डोमेन्स है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करा, उन डोमेन्स को अपनी डायरेक्शन के अंदर उनकी साइज बढ़ा दी। अब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लोगे तो उस साइज को वापस से कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनमें इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट। एक बार वो जो डोमेन की साइज आपने बढ़ा दी ना, वो फिर भाई साहब कम होने के लिए राजी ही नहीं होती। उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो है वो परमानेंटली परसिस्ट करने लगता है, भले आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लो तो, राइट। सो ऑब्वियसली इनको यूज किया जा सकता है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए। भाई परमानेंट मैग्नेट्स का पर्पस यही तो है ना कि एक बार हमने उनको मैग्नेट बना दिया तो फिर उनको सहारा देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मैग्नेट बने रहते हैं काफी लंबे समय तक। और ये जो नीचे वाले हैं, दीज आर कॉल्ड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। तो इनमें क्या होता है, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन तो प्रोड्यूस हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने पर, बट जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हो तो वो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ था वो उतनी ही जल्दी वापस से रिड्यूस भी हो जाता है। तो इनको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, ठीक है ना। अभी इनके बारे में और अपन पढ़ेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हम लोग गैस कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जैसी ही होगी बट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत हायर इंटेंसिटी में होगी। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। तो मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की ही प्रॉपर्टी बोल रहा हूं बट स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं। फील्ड लाइंस आर स्ट्रांगली कंसंट्रेटेड इनसाइड द मटेरियल, फील्ड इज एनहेंस्ड स्ट्रांगली, राइट। अब तो समझ ही गए होंगे मैं क्या खेल रहा हूं यहाँ पे। इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है बट बहुत ज्यादा बड़ी होती है 1 के कंपैरिजन में। इनका म्यू जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है बाई अ वेरी वेरी ग्रेट अमाउंट। इनका जो म्यू होता है इट इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये तो अपन उस टेबल के अंदर भी देख चुके हैं। देखो टेम्परेचर का है ना मैग्नेटिज्म के साथ बहुत गहरा रिश्ता है।
देखो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में अगर अपन बात करें ना, तो डायामैग्नेटिज्म जो था उसका तो सोर्स कहां पर है, एटम्स के अंदर रोटेट करते हुए इलेक्ट्रॉन्स के पास में। उनको टेम्परेचर नहीं छेड़ सकता, टेम्परेचर का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेम्परेचर का मटेरियल के अंदर पाए जाने वाले डायामैग्नेटिज्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सो डायामैग्नेटिज्म जो होती है इट इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये तो हमें समझ में आ गया। बट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो वो रैंडम डायरेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड थे आपके एटॉमिक डायपोल्स या डोमेन्स, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो रैंडमनेस कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रैंडमनेस बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इतनी ज्यादा रैंडमनेस के साथ जो एटॉमिक डायपोल्स या डोमेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है उनको अपनी डायरेक्शन के अंदर अलाइन करने के लिए। तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए, एंड इट इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पहले पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की मीनिंग मैंने आपको बताई थी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर आपका मटेरियल कितना सेंसिटिव है, ठीक है। जिनकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं। जिनकी ससेप्टिबिलिटी कम होती है वो कम सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर बहुत कम मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो ससेप्टिबिलिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब तो हमें समझ में आ गया, बहुत ऑब्वियस है हमारे लिए कि हाँ यार टेम्परेचर बढ़ाने पर ससेप्टिबिलिटी जो है वो काफी कम हो जानी चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर लॉ इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ। यहां पे जो C है इट इज कॉल्ड क्यूरीज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो ससेप्टिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा इस लॉ को। सो इट इज कॉल्ड क्यूरी वाइज लॉ, राइट। सो हम इनमें सबसे पहले देखेंगे कि एक सर्टेन टेम्परेचर जो कि काफी ज्यादा हायर टेम्परेचर होता है, जिसको अपन क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, TC, C सब्सक्रिप्ट लगा रहा हूं मैं, स्टैंड्स फॉर क्यूरी टेम्परेचर, राइट। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं, सबसे पहले तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो डोमेन स्ट्रक्चर है ना, सबसे पहले तो वो ब्रेक हो जाती है। जो बहुत सारे एटॉमिक डायपोल्स ने मिलकर टीम बना ली थी ना, सबसे पहले उसके अंदर फूट डाल देता है टेम्परेचर। तो डोमेन स्ट्रक्चर खत्म हो गई तो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बन गया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन गया। और एक बार अगर वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन गया तो उस टेम्परेचर से ज्यादा अगर तुम टेम्परेचर लेके जाओगे तो फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए तो ऑलरेडी हम बिहेवियर देख चुके हैं कि जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ससेप्टिबिलिटी कम होती चली जाएगी। बट ये पूरा का पूरा खेल कहां से शुरू हो रहा है, क्यूरी टेम्परेचर से शुरू हो रहा है। तो क्यूरी टेम्परेचर से कितना ज्यादा हायर टेम्परेचर तुमने रखा है वो डिफरेंस अपनों को लेना है, उस डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो एक स्लाइट मॉडिफिकेशन हमने किया है टेम्परेचर के ऊपर, ऑब्वियसली फेरोमैग्नेटिज्म डिपेंड करता है, किस तरीके से डिपेंड करता है उसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बताया था ना बहुत हाई होता है, आयरन के लिए अगर अपन बात करें तो इसकी वैल्यू 1043 केल्विन होती है, बहुत ज़्यादा हाई है। इतना ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर लेके जाना पड़ेगा तब जाके उसका जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म होगा। आपने सुना होगा ना कि यार मैग्नेट्स को गर्म करने पर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, वो इसी वजह से कम होती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर ससेप्टिबिलिटी जो है वो कम हो जाया करती है। अब हमारे आज का लास्ट टॉपिक, हम मैग्नेटिक फील्ड जो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, जिसके अंदर बाहर से अप्लाई करी गई मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई और अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड भी आपने इंक्लूड कर ली। एंड H के बारे में ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं, इट स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जाके देखो उस वीडियो को यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर नहीं देखा तो। सो हम इन दोनों के बीच का एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। हम बाकी मटेरियल्स की बात नहीं कर रहे, केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। सो इस ग्राफ को BH कर्व बोला जाता है या फिर इस ग्राफ को हिस्टेरेसिस कर्व भी बोला जाता है।
हिस्टेरेसिस कर्व क्यों बोला जाता है उसका कारण अभी अपन देखेंगे, बट पहले देखते हैं कि ग्राफ आता कैसे है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। तो शुरुआत हमने करी, अगर हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो जीरो है, तो ऑब्वियसली मटेरियल्स के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, नेट मैग्नेटाइजेशन होगा, वो भी जीरो होगा। तो शुरुआत तो हमारी जीरो से होगी। फिर क्या होगा, हमने देखा था I और H जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप H बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, और I बढ़ेगा तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो एकदम लीनियर इंक्रीमेंट होते हुए नजर नहीं आएगा आपको, थोड़ा सा एक कर्व के अलोंग इंक्रीमेंट होते हुए नजर आएगा, बट हो यही रहा है कि जैसे जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम ऐसे समझेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डोमेन्स जो हैं वो आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन के अंदर अलाइन होते चले जा रहे हैं, या यूं कह लो कि वो डोमेन जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था उसकी साइज जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब बढ़ते 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 एक सिचुएशन ऐसी आएगी ना कि जितने भी डोमेन्स थे वो सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे, फिर उसके बाद में कोई बचा ही नहीं अलाइन करने के लिए। उस पॉइंट को अपन कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो उसके बाद में अगर आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ा भी दोगे ना तो भी आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई इंक्रीमेंट होते हुए नजर नहीं आएगा, मतलब आपका जो ग्राफ है वो धीरे 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 फ्लैट हो जाएगा। फिर आप इसको बढ़ा भी रहे हो तो इसके अंदर कोई इंक्रीमेंट होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा, फ्लैट हो गया आपका ग्राफ। चलो, सो इसको अपन कहते हैं, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो हम पॉइंट O से पॉइंट A की तरफ जा रहे हैं, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। हमने हमारे मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दिया, हमने उसके डोमेन्स को अलाइन कर दिया हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में। अब हम क्या करते हैं, जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करी थी उसको वापस से रिड्यूस करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि जब रिड्यूस करते हैं ना तो एज वी आर एक्सपेक्टिंग नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होती है, बट उसके अंदर उतनी कमी नहीं आती या उस रेट से कमी नहीं आती जिस रेट से इंक्रीमेंट हुआ था। तो परिणाम क्या होगा इसका कि आपका ग्राफ जो है वो सेम लाइन के अलोंग घटता हुआ नजर नहीं आएगा, वो आपको थोड़ा सा ऊपर धीरे धीरे घटता हुआ नजर आएगा। और आप हटाते 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 अगर मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो भी कर दोगे तो भी तुम देखोगे कि यार कुछ डोमेन्स हैं जो कि परमानेंटली अलाइन हो चुके हैं, यानी कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परमानेंटली प्रोड्यूस हो चुकी है, यानी कि आपका मटेरियल जो है वो कुछ तरीके से परमानेंटली मैग्नेटाइज हो चुका है। तो जब आप A से B पर जा रहे हो, सो यू आर रिमूविंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और आप देख रहे हो कि इवन इफ H इज जीरो, आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कंप्लीटली रिमूव कर लिया, स्टिल नेट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। ये यहां से लेके यहां तक, ये जो हाइट है ना, हाइट का मतलब है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बची रह गई, रिटेन कर ली मटेरियल ने, उसके अमाउंट को क्या बोला जाता है, रिटेंटिविटी बोला जाता है। आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, वंस अ मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, even after removal of the magnetizing field, it retains an amount of magnetization in it, and that particular magnetization is called retentivity, है ना। फिर अपन आते हैं B से C तक। अब भाई साहब ये जो रिटेन कर लिया मैग्नेटाइजेशन, इसको अगर हमें हटाना है तो फिर अब हमें अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइज करना पड़ेगा, राइट। सो रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो है ही है, बट टू रिमूव रिटेंटिविटी, देखो यहां पर रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड था कि हमने जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई थी उसको अपन रिमूव कर रहे हैं, और यहां पर रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। अब की बार हम उसको रिवर्स कर रहे हैं ताकि जो बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन था उसको खत्म किया जा सके, ठीक है। तो यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी मिलती है, दैट इज OC, एंड इट इज कॉल्ड कोअर्सिविटी। हमें जो रिटेन किया हुआ मैग्नेटाइजेशन था उसको खत्म करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ा, मतलब कितनी अपनी तरफ से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करनी पड़ी, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड कोअर्सिविटी, है ना। फिर अपन C से D पर जा रहे हैं, तो आपकी बार अपन मैग्नेटाइज कर रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। फिर D से E पर वापस से रिमूवल, फिर E से इस पर वापस से रिवर्सल, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा साइकिल मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन का साइकिल जो है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक पूरा का पूरा साइकिल जो है उसके लिए मैंने ग्राफ यहां पर आपको ड्रॉ करके बता दिया, राइट। तो दो हमें इंपॉर्टेंट चीजें पता चल गई, वन इज कॉल्ड रिटेंटिविटी,
कि रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बाद में भी कितना मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाता है, एंड कोअर्सिविटी, उसको हटाने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में कितना मैग्नेटाइजेशन, कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है। तो आप देख रहे हो कि यहां पर B जो है इट इज लैगिंग बिहाइंड H। ऐसा लग रहा है कि H के बढ़ने के साथ साथ B बढ़ रहा है, फिर H के कम होने के साथ साथ B कम हो रहा है, बट हमें एक लैग नजर आ रहा है, एकदम साइमल्टेनियस रिडक्शन या साइमल्टेनियस इंक्रीमेंट होते हुए नजर नहीं आ रहा है ना। कोई चीज ऐसे होती है ना कि मान लो आप और आपका दोस्त दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हो, ठीक है। अब आप 2 कदम चलोगे तो आपके दोस्त को भी 2 कदम चलना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों ने हाथ पकड़ रखे हैं। बट हिस्टेरेसिस का मतलब क्या होता है कि आप आगे चल रहे हो और आपके दोस्त को आपको खींच के ले जाना पड़ रहा है आगे। लैगिंग बिहाइंड का मतलब ये हो रहा है, तो आप 2 कदम आगे चल रहे हो, आपका दोस्त पीछे पीछे जबरदस्ती चल रहा है आपके, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड। तो यहां पर हमें कुछ वैसा ही नजर आ रहा है कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो B, मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाथ पकड़ के चल रही है, ठीक है। H आगे आगे चल रहा है और B पीछे पीछे चल रहा है, जबरदस्ती उसको जैसे खींच के ले जाया जा रहा है, ठीक है ना, H के साथ साथ। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस कर्व। दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। अभी जो कर्व है ना ये हमारे बहुत काम का है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो सबसे पहले तो हमें एक तरीके के लॉस के बारे में पता चला, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉस इन वेरियस अप्लायंसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर हो गया या फिर मोटर हो गया या फिर, ठीक है ना, जितनी भी ऐसी चीजें जिनके अंदर मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा हो मटेरियल के अंदर। पढ़ेंगे इसके बारे में अपन डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, देखो आप जब किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हो, फिर मैग्नेटाइजेशन हटा रहे हो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहे हो, फिर उसको हटा रहे हो, फिर सेम डायरेक्शन, तो ये जो साइकिल हो रहा है ना मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज करने का, इसके अंदर आपकी जो एनर्जी है वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाती है सिस्टम से इन फॉर्म ऑफ हीट। आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि आपका वो जो मटेरियल है ना वो गर्म हो जाता है, प्रैक्टिकली देख सकते हो। और ये तो एक्सपेरिमेंट आप अपने स्कूल लेवल पर करते भी हो, बहुत सारे बच्चे हैं वो मुझे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स दिखाया करते थे, ठीक है ना, अपनी स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ BH कर्व। आपका जो BH कर्व आपको मिला है ना, ये जितना ज्यादा एरिया वाला होगा मतलब हिस्टेरेसिस लॉस भी उतना ही ज्यादा होगा, ये जितना कम एरिया वाला होगा मतलब हिस्टेरेसिस लॉस भी उतना ही कम होगा, ठीक है ना। तो ये जो एरिया ऑफ BH कर्व है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हिस्टेरेसिस लॉस पर यूनिट वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स। सो इट रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ एनर्जी पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स। तो पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी हिस्टेरेसिस लॉस की फॉर्म में बाहर निकल रही है उसको डायरेक्टली कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका एरिया ऑफ BH कर्व। न्यूमेरिकल के लिए आप ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, हालांकि न्यूमेरिकल्स बहुत कम पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो अगर मान लो आपको परमानेंट मैग्नेट्स बनाने हैं, सो यू विल हैव टू चूज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल which is having higher permeability, obviously higher coercivity and higher retentivity। अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो आप यही तो चाहते हो ना कि भाई साहब उसको एक बार मैग्नेटाइज कर दिया जाए तो फिर वो उसको लंबे समय तक रिटेन कर सके, और जो छोटी मोटी अपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड आपस में आसपास प्रेजेंट हो उससे उसके ऊपर कोई ज्यादा खास फर्क ना पड़े, मतलब उसकी कोअर्सिविटी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। अगर तुम्हें उसका मैग्नेटाइजेशन खत्म करना ही है तो फिर तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। ये होता है कोअर्सिविटी हाई होने का मतलब। तो यही तो चाहते हो आप, परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हो तब। तो जैसे स्टील हो गया, एल्निको हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, ठीक है ना, ये सब वो एग्जाम्पल्स हैं जिनके लिए ये तीनों कंडीशंस जो है वो सूटेबल होती हैं। इनकी परमिएबिलिटी हाई होती है, इनकी रिटेंटिविटी हाई होती है, इनकी कोअर्सिविटी हाई होती है। इसका मतलब ये आसानी से परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में लिए जा सकते हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनानी है सो आपको चूज करना पड़ेगा एक ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसकी परमिएबिलिटी तो हाई हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसके अंदर से आसानी से पास हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हो, ये तो हमें भी चाहिए।
बट उसकी रिटेंटिविटी लोअर होनी चाहिए, उसकी कोअर्सिविटी लोअर होनी चाहिए, उसके बीएच कर्व का जो एरिया है ना, वो बहुत ही कम होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का बार बार मैग्नेटाइजेशन हम कंट्रोल करेंगे, कभी उसको मैग्नेटाइज करेंगे, कभी वापस से रिड्यूस करेंगे, कभी उसको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करेंगे, तो ये सब कुछ चलता रहेगा। तो हम नहीं चाहते कि इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी हो। तो आपका बीएच कर्व का एरिया स्मॉल होना चाहिए, कोअर्सिविटी आपकी स्मॉल होनी चाहिए, रिटेंटिविटी आपकी जो है वो स्मॉल होनी चाहिए, ताकि उसको जितनी आसानी से मैग्नेटाइज किया जा रहा है उतनी ही आसानी से उसको डीमैग्नेटाइज भी किया जा सके। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा सॉफ्ट आयरन। तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी डिवाइसेस आप पढ़ोगे उनके अंदर सॉफ्ट आयरन की बनी हुई कोर यूज करी जाती है। अब आपको कारण पता चल गया कि क्यों आखिर में सॉफ्ट आयरन की बनी हुई कोर जो है वो हम लोग यूज करते हैं। सो दिस इज इट बच्चों आज के वीडियो के लिए और इस चैप्टर के लिए। तो हमने पिछले 3 वीडियोस के अंदर हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म इन मटेरियल, वो खत्म कर लिया है। पिछले कुछ 6-7 दिनों से, या फिर ज़्यादा ही हो गए होंगे, शायद 7-8 दिन हो गए, मैंने वीडियो नहीं डाला था। तो इस लंबे गैप का कारण था मेरी हेल्थ, ठीक है ना। तो एक बार अगर आपका रोटेशन ख़त्म हो जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है वापस से अपने रिदम के अंदर आने के लिए। सो आई एम ट्राइंग हार्ड। आई होप आपका प्यार और आपका सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है, हालांकि अभी भी बहुत कम मिल रहा है, मैं चाहता हूँ और ज़्यादा मिले, तो वो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल देगा जिसमें मेरी हेल्थ अगर ख़राब भी हो रही होगी तो भी मैं मज़े से वीडियोस बना रहा हूँगा। मेरा बहुत मन करता है कि यार मैं सब कुछ छोड़ दूँ और केवल अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस बनाऊँ। बट आपको पता है बहुत सारी लिमिटेशंस है जो मुझे ऐसा करने से रोकती है। अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि हम अपने रास्ते पर खुद अकेले निकल पड़ेंगे। मैं इंतज़ार करूंगा उस लम्हे का। आई होप आपको हमारी मिरेकल सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। मैं मिलता हूं मिरेकल सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जो कि आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि हम फटाफट से 12th की मिरेकल सीरीज़ ख़त्म करें और 11th की मिरेकल सीरीज़ चालू करें। आपका प्यार, आपका सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे, इसी उम्मीद के साथ